गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक है शिक्षण विधि एवं कौशल, जिसकी आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आज से पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक को क्लियर कर दिया है, जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सबको क्लियर कर दिया। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि एवं कौशल। ओके, हमारा टॉपिक है शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग। ठीक है, शिक्षण। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या है। सबसे पहले, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह सीखने के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। जो शिक्षण है हमारा, जो हमारी टीचिंग है, वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है और यह सीखने के लिए संपन्न किए जाने वाली क्रिया की एक प्रणाली है कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसको संपन्न करने की एक क्रिया प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्लार्क एक डेफिनेशन देते हैं। क्लार्क के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना, जिनका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण टीचिंग के लिए हमारे क्लार्क जो हैं, उनके अनुसार हमारी एक डेफिनेशन है, जो हमारे ये कहते हैं कि शिक्षण उन क्रियाओं में से एक है, ऐसी क्रिया है शिक्षण जिनकी संरचना और जिनका परिचालन क्यों किया जाता है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। मतलब विद्यार्थी के व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए हमें टीचिंग, एक शिक्षण जो है उसको अपनाना पड़ेगा, उस क्रिया को अपनाना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं आपके शिक्षण के चर कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। तो शिक्षण के हमारे 3 चर होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो हमारा फर्स्ट आता है हमारा आश्रित चर, जिसको हम छात्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 चर में से एक चर है आश्रित चर, जो होता है हमारा छात्र। ओके, तो जो छात्र होता है इसमें शिक्षण में, ये क्या होता है? वो टीचर पर डिपेंड होता है, मतलब ये आश्रित होता है एक तरह से। सेकंड आता है हमारा स्वतंत्र चर, जो होता है हमारा शिक्षक, कि ये एक तरह से स्वतंत्र होता है। नंबर 3 आता है हमारा मध्यस्थ चर, जिसके अंदर आता है हमारा पाठ्यक्रम। क्या आता है? पाठ्यक्रम। ओके, तो आपको पता लगा कि शिक्षण क्या है? इट्स जस्ट क्लियर। तो शिक्षण हमारा यही था कि विद्यार्थी के हमें क्या है, व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना है। और ये जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है या परिवर्तन होता है, तो वो क्या होता है? हमारा शिक्षण के अंतर्गत आता है। और इसके 3 चर हैं हमारे। क्वेश्चन आ जाता है कि 3 चर कौन कौन से होते हैं शिक्षण के? तो छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं कि इसकी विशेषता कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट आता है हमारा, शिक्षण एक पारस्परिक अंतर्निहित क्रिया है। कि शिक्षण जो है, जो हमारा टीचिंग होता है, वो एक क्या होती है? एक पारस्परिक अंतः क्रिया होती है। ओके, सेकंड आता है इसमें हमारा पॉइंट विशेषता में, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण क्या है हमारा? कला और विज्ञान दोनों हैं, दोनों होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारी विशेषता आती है, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। जो शिक्षण होता है, टीचिंग जो होती है, वो अध्यापक के परिश्रम का परिणाम होती है। ये इसकी क्या है? विशेषता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन भी किया जा सकता है और विश्लेषण भी किया जा सकता है। किसका? टीचिंग का, मतलब शिक्षण का। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें कि शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है।
ये क्या, शिक्षण जो होता है वो विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। ये इसकी क्या है, ये सभी इसकी क्या है, विशेषताएं। ठीक है, किसकी है विशेषता, शिक्षण की, कि अंतःनिहित क्रिया होती है, कला और विज्ञान दोनों होते हैं, अध्यापक के परिश्रम का परिणाम होती है, वैज्ञानिक ढंग से हम इसका विश्लेषण और अवलोकन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक विशिष्ट क्रिया होती है शिक्षक कौशलों में से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षण के सिद्धांत, कि शिक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं। ओके, शिक्षण के सिद्धांत, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य। क्या आता है, उद्देश्य। शिक्षक को पहले अपने उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य, एम, लक्ष्य। हमारा पॉइंट है, अब हमारा आता है इसके अंदर शिक्षक के सिद्धांत। हम क्या पढ़ेंगे विशेषता के बाद, शिक्षक के सिद्धांत, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य। क्या आता है, उद्देश्य। तो इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षक को पहले अपने उद्देश्य निश्चित कर लेने चाहिए। शिक्षण सिद्धांत में क्या होता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा इसमें उद्देश्य, जिसमें शिक्षक जो होता है वो पहले अपने उद्देश्य निश्चित कर लेता है। उसको निश्चित कर लेने चाहिए, क्या कर लेने चाहिए, अपने उद्देश्य। सेकंड पॉइंट है इसका इसमें हमारा बाल केंद्रिता। तो शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। इसमें क्या है, पहले शिक्षक जो है वो एक अपना उद्देश्य जो है वो निश्चित कर लेगा, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि बाल केंद्रिता। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो शिक्षण जो हमारी टीचिंग होती है वो हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब विद्यार्थी से रिलेटेड होनी चाहिए। जो इसमें स्टूडेंट है उस पर केंद्र हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। कि ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हमारा सुपर टेट में, कि जो हमारी टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, वो क्या मतलब किसके केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए या शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। तो वो हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसमें क्या आता है, सभी बालक एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में आता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, तो वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसलिए शिक्षण सभी को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए, कि जो हम पढ़ा रहे हैं हमारा शिक्षण इस तरीके का होना चाहिए कि हम सभी बालकों को ध्यान में रखें। क्यों, क्योंकि सभी बालक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीवन संबंधित। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फोर्थ, जीवन संबंधित। तो इसमें हमारा क्या आएगा, पाठ्य वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़कर शिक्षक करना रुचिपूर्ण होता है। कि इसमें हमारी पाठ्य वस्तु इस तरीके की होनी चाहिए, हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ हो। मतलब पाठ्य हमारा जो है इस तरीके का होना चाहिए कि छात्रों के जीवन से जोड़कर शिक्षण करना रुचिपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा 5 समन्वय। इसमें हमारा क्या आता है, एक विषय पढ़ाते समय उसका संबंध अन्य विषय से भी जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसका संबंध हमारे अन्य विषय से भी होना चाहिए, अन्य विषय को भी हमें उसमें जोड़ लेना चाहिए। इस तरीके का हमारा शिक्षण होना चाहिए, इस तरीके की हमारी टीचिंग होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्रियाशीलता। तो बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षण करना चाहिए, कि बालकों को हमें क्रियाशील रखकर ही शिक्षण करना चाहिए। इसके लिए पाठ के
विकास में उनका सहयोग लिया जाता है। मीन्स बालकों को क्रियाशील बनाने के लिए बालकों को शिक्षण ऐसा देना चाहिए कि जिससे बालक क्रियाशील रहें। अब क्रियाशील उनको रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि पाठ के विकास में उनका सहयोग लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7, इसमें आएगा हमारा पुनर्बलन। किसी बच्चे के कार्य को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो वह ज़्यादा ऊर्जा से काम करता है। पुनर्बलन में क्या होता है कि बच्चे को कार्य को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, मतलब पॉजिटिविटी मिलती है अगर हम बच्चे को पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी बच्चा कंप्लीट होमवर्क करके लाया है, डिसिप्लिन में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, शाबाश, वेरी गुड, इस तरीके से हम उसको देते हैं, बोलते हैं, तो वह ज़्यादा ऊर्जा से काम करता है। तो वो कोई भी काम करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करेगा। अगर बच्चा 10 में से 10 मार्क्स लाया तो हम उसको पुनर्बलन देंगे कि वेरी गुड, शाबाश, इस तरीके से, तो वो नेक्स्ट आगे जो भी पढ़ेगा तो उसको भी बहुत ऊर्जा के साथ पढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आता है अभ्यास। अभ्यास में क्या है हमारा, सफल शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि जो भी पढ़ा है हमने या पढ़ चुके हैं जिस चीज़ को हम, उसको बार बार अभ्यास कराया जाए। तो इसमें यही है कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक के लिए रहता है और परमानेंट भी रहता है। अब जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं या मतलब प्राइमरी भी और जो बड़े भी होते हैं, तो उसमें स्कूल में क्या है कि बच्चों को हमने क्या करा, ABCD पढ़ाते हैं, जैसे A to Z तक पढ़ाते हैं। अब वो बड़ा हो गया और उसके बाद बड़ा हो गया, सेकंड क्लास में गया, थर्ड क्लास में गया, तो उनका क्या है, रिवीजन होता रहता है बार बार उस चीज़ का, वो हमारा ABCD का, बीच बीच में उनसे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं आपके, तो ये आपकी मेमोरी के अंदर रहता है। जैसे अगर हमने स्कूल में कोई भी चीज़, मैम ने जैसे कुछ भी हमें सिखाया है बच्चों को, वही बच्चा घर जाके उसको दोबारा पढ़े, उसके बाद वीकेंड पर फिर पढ़े। एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से क्या होता है, हमारा अभ्यास होता है, जिससे हमारा सफल शिक्षण हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यास जितना ज़्यादा हम करेंगे तो हमें सफल शिक्षण प्राप्त होगा। तो एक तरह से यही है कि सफल शिक्षण के लिए ज़रूरी है बार बार अभ्यास करना, कि जो भी हमें पढ़ाया जा चुका है उसका बार बार अभ्यास किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा अभिप्रेरणा और रुचि। तो इसमें आता है हमारा छात्र को पढ़ने के लिए तैयार किया जाए, उसके लिए बालक में रुचि जागृत की जाए, उसको अभिप्रेरित किया जाए। इसमें क्या है हमारा कि छात्र को तब हम पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बालक में रुचि जागृत करना, कि हमें पढ़ने से रिलेटेड उसमें रुचि सबसे पहले जागृत करनी चाहिए और उसको अभिप्रेरित करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट से, रुचि से उसको पढ़े। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 10। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सिद्धांत 10, विधि में परिवर्तन। शिक्षण विधि में परिवर्तन करके पढ़ाया जाए, बच्चों को उबाऊ, बोरिंग ना लगे। तो हमारा विधि में परिवर्तन से तात्पर्य है कि शिक्षण विधि, हमारी जो टीचिंग है जो हमारी, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चों को बोरिंग ना हो, बच्चे बोर ना हो जाएं उससे। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, तो विधि में परिवर्तन आपका यही है कि हमें विधि को परिवर्तित करके, शिक्षण विधि को हमें चेंज करके पढ़ाना चाहिए, जैसे ताकि बच्चे हमारे बोर ना हो, रुचि लेकर हमारा टॉपिक को पढ़ें। ओके, तो ये आपके शिक्षण के 10 सिद्धांत थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी में प्रमुख शिक्षण सूत्र। तो हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण के सूत्र। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अब आपकी हेडिंग है प्रमुख शिक्षण सूत्र। ठीक है,
जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें हमारा शिक्षण सूत्र में हमारा क्या बोलता है कि पाठ की शुरुआत ऐसी बातों से करें जिनके बारे में वो जानते हों। मतलब पाठ की शुरुआत ऐसी बातों से करनी चाहिए हमें छात्रों से जिसके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिसके बारे में वो थोड़ा बहुत जानते हों। उसके बाद उनको अज्ञात बातों के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद ही उनको अज्ञात बात के बारे में बताना चाहिए जो उनको नहीं पता। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका शिक्षण सूत्र यही है कि लेसन हमारा जो पाठ है उसको शुरू करने से पहले हमें ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसी बातों से पे बच्चों से डिस्कस करना चाहिए या बातें इस तरीके की करनी चाहिए कि जिसके बारे में उन्हें नॉलेज हो, वो थोड़ा बहुत जानते हों। उसके बाद ही उनको अज्ञात बातों के बारे में बताना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा सरल से जटिल की ओर। ठीक है, इसमें आपका है छात्रों को पहले आसान बातें सिखाई जाएं, उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो इसमें आपका यही है कि हमें स्टूडेंट को, छात्र को पहले आसान बातें सिखाई जानी चाहिए, उसके बाद ही कठिन। अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चों को लेसन शुरू हुआ या पाठ शुरू हुआ और हम उसको कठिन चीज़ें बताने लग गए तो बच्चा पहले ही ना तो इंटरेस्ट दिखाता और डर जाता है कि अरे ये तो इस टॉपिक में तो हमारा ये बहुत कठिन टॉपिक है हमारा, तो ये बहुत कठिन लेसन है हमारा। इसलिए बच्चों को, छात्रों को हमेशा पहले आसान चीज़ सिखाएं, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं और उसके बाद ही उनको कठिन चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपको मूर्त चीज़ें पहले पेश करनी होती है। और इसमें क्या होता है कि शिक्षक को पूरे पाठ के साथ ही पहले बच्चे को परिचित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे ये जो हमारा तरीका होता है पढ़ाने का वो इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होता है, पहले उन बातों का ज्ञान कराया जाए जो सामने है, उसके बाद जो सामने ना हो उसे समझाया जाए। इसमें आपका यही है कि हमें पहले उन बातों को, शिक्षक को छात्र को इस तरीके से समझाना चाहिए या पहले उन बातों का ज्ञान कराएं जो सामने हो, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हो। उसके बाद जो सामने ना हो उसी को समझाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारा जो ज्ञान है वो सरलता पूर्वक हो जाता है, कि जो ज्ञान है वो सरलता पूर्वक हो जाता है, सरल हो जाता है। मतलब इससे किस चीज़ से हो जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देख लें और उसके बारे में हम समझें तो वो ज्ञान हमारे लिए बहुत ही इजी और सरल हो जाता है, समझने में भी और वैसे भी। ठीक है, तो इसमें यही है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कि पहले उन बातों का ज्ञान कराएं जो सामने हैं, मतलब प्रत्यक्ष हैं, दिखाई दे रही हैं, उसके बाद ही उन बातों का ज्ञान कराएं जो सामने नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ आता है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें क्या होता है हमारा, पहले पूर्णता की जानकारी दें, फिर उसके हिस्सों के बारे में जानकारी दें। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब होता है कि पहले उसे पूर्ण रूप से जानकारी दे दें, फिर उसको हिस्से के बारे में जानकारी दें। तो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर 4 पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें हमारा यही था कि पहले पूर्णता की जानकारी दें और फिर उसको उसके हिस्से के बारे में जानकारी दें। ठीक है, इसमें अध्यापक को शिक्षण क्रिया होती है वो इस तरीके की करनी चाहिए कि छात्रों का जो ध्यान है सबसे पहले पूर्ण की ओर जाए और फिर अंशों की ओर जाए। ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण से अंश की ओर की क्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका 5th अनुभव से तर्क की ओर।
इसमें आपका क्या होता है कि अनुभव और निरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाना चाहिए। इसमें इसमें क्या होता है, इसका ये जो शिक्षण सूत्र है, इसका जो इस्तेमाल अध्यापक किस चीज़ के लिए करता है, तो अध्यापक शिक्षक को रोचक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करता है। इसमें आपका यही होता है कि जो हमें अनुभव हुआ है, जो हमने निरीक्षण करा है, उसके द्वारा जो हमें प्राप्त ज्ञान हुआ है, उसको क्या बनाए, तर्कपूर्ण बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें 6 है हमारा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें क्या होता है, पहले किसी भी विषय की व्यापक जानकारी लेना, फिर उसका निष्कर्ष निकालना। ये किसके अंतर्गत आता है आपका, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है इसमें किसी भी चीज़ को अलग करना, और संश्लेषण का मतलब होता है कई चीज़ों को एक साथ करना या इकट्ठा एक साथ करना। ठीक है। इसमें आपका यही होता है कि किसी भी चीज़ का विश्लेषण करके उसके घटक भागों को अलग अलग करके फिर उन्हें पाठक के सामने स्पष्ट तरीके से पेश करना होता है। जैसे हमें कोई भी समस्या आई है तो हम क्या करेंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या है हमारे पाठ से रिलेटेड, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे हिस्सों में हम क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे और फिर देखेंगे कि उन हिस्सों को हम किस तरीके से जोड़ें या किस तरीके से हम उसका समाधान निकालें। ये होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, कि पहले किसी भी विषय की व्यापक जानकारी दो, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालो, कि जानकारी देने के बाद उसका लास्ट में क्या निकालो, निष्कर्ष निकालो। ठीक है। यह आता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आती है 7, सुगम से कठिन की ओर। तो इसमें क्या आता है आपका कि पहले सुगम पाठ पढ़ाएं, फिर कठिन। इससे बालक में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि इसमें टीचर क्या करता है, पहले सुगम पाठ पढ़ाता है और फिर कठिन पाठ पढ़ाता है, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में बच्चे को कठिन पाठ पढ़ा देंगे तो वो डरने लगेगा, उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें सुगम पाठ पहले पढ़ाएं, देन उसके बाद हम कठिन पाठ बालक को पढ़ाएं, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8, स्वाध्याय का अनुसरण। इसमें क्या होता है, स्वाध्याय द्वारा अर्जित ज्ञान छात्र की जमा पूंजी होता है। तो स्वाध्याय से मतलब है स्वयं अध्ययन करना, कि जो भी हम स्वयं अध्ययन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, वो छात्र की एक तरह से जमा पूंजी होता है, जिसका यूज़ वो इन फ्यूचर में कभी भी कर सकता है। स्वाध्याय में यही होता है, इसमें हमें टीचर की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, खुद अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी करना, कि हम खुद अध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और उसके बाद हम अर्जित ज्ञान करते हैं। हम ज्ञान को क्या करते हैं, इसमें अर्जित करते हैं, मतलब ग्रहण, अर्जित ज्ञान करते हैं मतलब ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। ये छात्र की जमा पूंजी होता है। ओके। तो यहाँ आपके शिक्षण सूत्र होते हैं ख़त्म, समाप्त। ठीक है। कितने पढ़ाए थे हमने, कौन कौन से पढ़ाए थे। 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 2, सरल से कठिन की ओर। 3, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। 4, पूर्ण से अंश की ओर। 5, अनुभव से तर्क की ओर। 6, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। 7, सुगम से कठिन की ओर। 8, आपका स्वाध्याय का अनुसरण। ये आपके क्या थे, ये सभी आपके थे शिक्षण सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अब शिक्षण सहायक सामग्री। क्या है हमारी हेडिंग, शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है हमारा,
अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी, रुचिपूर्ण बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री किसको बोलते हैं हम? कि शिक्षण सहायक सामग्री हम किसको बोलते हैं? कि अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए हम जिन भी इंस्ट्रूमेंट का, उपकरण का हम यूज़ करते हैं उसी को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ने आगे इसमें आपका शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षक को पढ़ाने में आसानी होती है। बालक, इसमें क्या होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से अगर शिक्षक की पढ़ाने में आसानी हो जाती है, कि शिक्षक को इजी पड़ जाता है, आसानी हो जाती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। किसके द्वारा, किसके माध्यम से? शिक्षक सहायक सामग्री के माध्यम से। इसमें क्या होता है, बालक रुचि लेकर सरलता से सीख पाता है। इन सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका शिक्षण सहायक सामग्री आपकी वही होती है कि हमें टीचर जो है वो कुछ चीज़ सिखा रहा है, अधिगम हमें सिखा रहा है, तो उस क्रिया को सरल बनाने के लिए, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट हो, बच्चे उसमें रुचि लें, वो हमारी जो क्रिया है, हमारा कोई भी हम अधिगम पढ़ा रहे हैं वो प्रभावकारी हो हमारा, उस चीज़ को बनाने के लिए तो शिक्षण क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के लिए उपकरणों का यूज़ करता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की हेल्प क्यों लेता है? इससे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत इजी हो जाता है और बालक भी उसको रुचि लेकर सरलता से इजी तरीके से सीख पाते हैं। तो इन सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो आपकी फर्स्ट आती है दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री का अर्थ है उन साधनों से है एक सेकेंड। दृश्य सहायक सामग्री का अर्थ उन साधनों से होता है जिनमें केवल आँखों का प्रयोग है या आँखों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत आते हैं पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, शामपट, बुलेटिन, बोर्ड, स्याही, वास्तविक पदार्थ, नमूने, रेखाचित्र, प्रोजेक्ट, पट्टियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आपका दृश्य का मतलब होता है जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी दृश्य सहायक सामग्री होती है। तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है सुपर टेट में कि पुस्तक जो है वो हमारी कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य है, श्रव्य है या दृश्य श्रव्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पुस्तक है वो हमारी दृश्य सहायक सामग्री है। ओके, हम बच्चों को पुस्तक के माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं या कोई चित्र दिखा रहे हैं या कोई ग्राफ दिखा रहे हैं या कोई चार्ट पेपर हमने बना लिया, कोई हमारा टॉपिक है, हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पार्ट पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने कोई चार्ट बना लिया, उसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। हमारा जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे हम लिख के पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या है, इजीली उस चीज़ को सीख जाता है। तो ये सारी की सारी हमारी सहायक सामग्री होती हैं। कौन सी वाली? दृश्य वाली। ठीक है। जैसे आपका कोई भी टॉपिक है, बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से लाके नहीं दिखा सकते। जैसे हमारे कोई चैप्टर है, उसके अंदर हमें कार की नॉलेज देनी है, किसी भी चीज़ की नॉलेज देनी है, तो कार हमारे पास वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लैक बोर्ड पर, हम अपने शामपट पर उसको बनाएंगे, देन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को। लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे का यही है कि हम ABCD सिखा रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमें अगर A फॉर एप्पल सिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एप्पल ही ला के दिखाएँ बच्चों को, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम या तो उस चार्ट पेपर पे बना के ले आएंगे या हम शामपट पे बना के दिखा देंगे। तो दृश्य है, तो बच्चा उस चीज़ को देख रहा है, तो देखकर वो इजीली तरीके से सीख जाता है और जो तुम्हारी और इससे शिक्षक के लिए बच्चों को पढ़ाना और आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री, इसमें क्या होता है? इसमें वे सब साधन आते हैं जिन्हें केवल श्रव्य इंद्रिय यानी कानों का प्रयोग होता है, जिसमें श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टैप रिकॉर्डर आदि आते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है वो स्टूडेंट को शिक्षा देता है रेडियो के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, टैप रिकॉर्डर के ज़रिए। ओके, तो आपके श्रव्य सहायक सामग्री वही होती हैं जो हम अपनी श्रव्य इंद्रियाँ, ये इंद्रियाँ जो होती हैं, जो श्रव्य होता है, सुनने की जो हमारी क्षमता होती है कानों की, ये हम कान जो हमारी एक तरह से इंद्रियाँ होती हैं। तो श्रव्य इंद्रियाँ यानी कि हमारे कान, इनका हम यूज़ करते हैं, इनके प्रयोग से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को रेडियो जानकारी देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत वो साधन आते हैं जिनके प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि जो बच्चे होते हैं, इसका प्रयोग से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री जो है, इनके प्रयोग से बालक की जो देखने की, दृश्य मीन्स देखना और श्रव्य मीन्स सुनने की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। ओके, वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को आसानी से समझ जाते हैं। इन सामग्री के द्वारा, इन सहायक सामग्रियों के द्वारा जो बालक होता है वो कठिन से कठिन भाव को और छोटे से छोटे भाव को आसानी से समझ जाता है। इसके अंतर्गत आपके चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर ये सभी आते हैं। ओके, कि हमारा क्या होता है, चलचित्र, टेलीविज़न में हम दोनों चीज़ करते हैं। टेलीविज़न को हम देखते भी हैं और श्रव्य में सुनते भी हैं। ऐसी कंप्यूटर पे हम देख भी सकते हैं और कंप्यूटर को हम सुन भी सकते हैं उसके अंदर कुछ चला के। तो ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आता है। तो ये सभी आपकी सहायक सामग्री हैं। कौन सी? शिक्षण की सहायक सामग्री हैं। दृश्य में हम सिर्फ कितनी सामग्री थी इसमें? आपका यही था, शिक्षक सहायक सामग्री आपकी वही हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बना सकें। ओके, जिस शिक्षक को पढ़ाने में भी आसानी हो। शिक्षण सहायक में भी आपका, दृश्य सहायक सामग्री में भी आपका क्या होता है कि हम देखकर, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, केवल आँखों का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे पुस्तक है उसको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, श्रव्य में आपका क्या होता है कि हम सिर्फ कानों से सुन सकते हैं। लाइक जैसे रेडियो, उसको ओनली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और आपका लास्ट था दृश्य और श्रव्य, जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसमें से आपके सुपर टेट में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूं कि टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न, रेडियो और पुस्तक, इन तीनों में से दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? टेलीविज़न। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसलिए हमारी ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें से। ओके, यहाँ आपका टॉपिक होता है ख़त्म, समाप्त। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा शिक्षण कौशल और उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो हमारे सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। थैंक यू।